जापान में 22 साल की नर्स का हार्ट अटैक से मौत हो गया। एक पर्सन की सिर्फ 34 साल में ही मौत हो जाती है। ऐसे एक केसेस नहीं है बल्कि हजारों हैं। इनफैक्ट WHO के अनुसार 2016 में 7,45,000 लोग एक कॉमन रीजन के कारण मारे गए। इस सब के कारण एक ही है और वो है जापान का टॉक्सिक वर्क कल्चर, जिनको विवेक बिंद्रा ने नहीं बताया। जापान का वर्क कल्चर पूरे दुनिया में फेमस है। वे अपने काम को लेकर इतना सजग रहते हैं कि अमेरिकन्स भी अमेरिकन प्रोडक्ट को छोड़कर जापानीज प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। जीरो एरर, हाई एफिशिएंसी एंड वर्किंग लॉन्गर आवर्स आर द 3 की प्रिंसिपल ऑफ ए जापानीज वर्कर। और यही कारण है कि परमाणु हमले के बाद भी आज जापान वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि इंडिया से भी बड़ी है। तो वो आखिर इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्या ज्यादा काम करने के इनको बुरे प्रभाव नहीं देखने पड़ते? आइए जानते हैं विस्तार से। ईयर 1945 में जब जापान में परमाणु बॉम्ब का हमला हुआ तो पूरा जापान दहल गया। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि इनको अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होने लगे। उस समय जापानीज बुरे हालत से गुजर रहे। तब जापानीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। खूब मेहनत करने का हैबिट इनके माइंडसेट में डाला गया ताकि जल्द ही ये इस ट्रेजेडी से उभर सके। जब जापान ने सरेंडर किया तो अमेरिका ने इनसे ट्रीटी साइन करवाया कि जापान कभी भी अपने आर्मी बिल्ड नहीं करेगा, जिसके कारण से जितने भी आर्मी पर्सन्स डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल थे वो सब बिजनेस करने लगे। और यही हार्ड वर्किंग माइंडसेट अपने एम्प्लॉइज को भी पास ऑन किया, जिसकी वजह से जापान के लोगों के अंदर भी हार्ड वर्क करने का हैबिट आ गया। अब यह हैबिट इनके ब्लड में ऐसा घुस गया है कि एकदम नामुमकिन सा हो गया है कि इससे वे पीछा छुड़ा सके। अब ओवरवर्क करना इनके लिए एक प्राउड वाली फीलिंग है, जो कि इतनी आसानी से नहीं जा सकती। यह हैबिट किसी भी कंट्री के लिए अच्छी तो है, पर इसके कुछ डार्क साइड इफेक्ट्स भी हैं। जापान में ओवरवर्क से मौत इतना कॉमन है कि इस फेनोमेना का नाम तक दे दिया गया है, जो कि है करोसी, जिसका मतलब है डेथ बाय वर्क। जब यहाँ के एम्प्लॉइज काम करते करते इतना थक जाते हैं, इनमें स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि इनका बॉडी वह झेल नहीं पाता और लाइफ का द एंड हो जाता है। इसी कारण से वो नर्स और वो 34 साल का आदमी मारा गया। इसी कारण से 2016 में 7,45,000 मौतें भी हो गई। कुछ वर्कर्स मेंटल स्ट्रेस के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। इस फेनोमेना का नाम है करोजी सत्सु। लेकिन अब कारण भी जानते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जापानीज वर्क कल्चर क्यों चेंज नहीं हो रही। यहाँ की कंपनीज में जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से एम्प्लॉइज कम है। इसके कारण एक एम्प्लॉई 2 रेगुलर एम्प्लॉइज का काम करता है। वैसे यहाँ की कंपनियां एम्प्लॉइज बढ़ाने की बात तो करती है, पर ऐसा नहीं होता। रिसेशन के समय में समय और भी कठिन हो जाता है। तब एक एम्प्लॉय का वर्कलोड 3 गुना तक बढ़ जाता है। कंपनी के मैनेजर्स वहाँ पर अपने एम्प्लॉइज को कोई भी काम दे सकते हैं, भले ही वो उस काम के लिए हायर ना किए गए हो तब भी। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस काम को टाइमली पूरा करे। अगर प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करना हो तो क्लाइंट्स अपने कंपनी एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट करती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रात को भी टाइमली काम को पूरा करके दे। और इसके लिए एम्प्लॉइज को कोई भी पैसा भी नहीं दिया जाता। अगर आप जापान जाओगे तो हर कंपनी में आपको ऐसे बंदे जरूर मिलेंगे जिनकी ट्रेन अक्सर रात को छूट जाया करती है, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी में ही रुकना पड़ता है, या फिर अगर घर नजदीक हो तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। जापान में एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज ना करके सैलरी मैन कहा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि वे दूसरे कंट्रीज के वर्कर से अलग दिख सके, वो अपने आप को दूसरे कंट्री से कंपेयर ना करें। सैलरी मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉन्गर आवर्स तक काम करे, इंक्लूडिंग ओवर टाइम, अपने जॉब को अपने फैमिली और अपने पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी दे, अपने सुपीरियर्स को अपने काम के बारे में इन्फॉर्म करे और उनके मैनेजर्स जो भी उन्हें बोले वे उसे ईश्वर की मर्जी समझे। हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में इस तरह से बैठ गया है कि यह जापान का रूटीन बन चुका है कि वह देर रात घर जाए। मैनेजर्स का प्रेशर एम्प्लॉइज के ऊपर तो रहता ही है, पर वो खुद से भी किसी भी काम को 120% देते हैं। अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करता, ओवर टाइम नहीं करता, तो उसे सोसाइटी में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। वो उनको ऐसा देखते हैं जैसे कि वो कुछ गलत कर दिए। उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्रेक में अगर उनके कलीग कॉफी पीने जा रहे हैं तो वो भी साथ में जाए।
भले ही उनको पीने का मन हो या ना हो। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी के हर एक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। पर आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा ये काम करते होंगे तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। जितने भी G7 कंट्रीज हैं, जापान की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। काम से बढ़ते डेथ रेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली, जैसे कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर देना, एम्प्लॉइज के एनुअल लीव को इंक्रीज कर देना, एम्प्लॉइज के ओवरवर्क टाइम को लिमिट कर देना। लेकिन इतना करने के बावजूद भी यहाँ कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि यह रूल्स एम्प्लॉइज ही सपोर्ट नहीं करते। एज ए सोसाइटी वही इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और खुशी से ओवरटाइम करते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ये ओवरटाइम कल्चर भारत में भी लागू होनी चाहिए या नहीं? हम आपकी राय जानना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मुझे तो लगता है इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये जापानीज रूल लाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाले तो मेहनत करते हैं पर यही लोग पीछे छूट जाते हैं।